नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। हम एक ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव की पूरी यात्रा को ट्रैक करेंगे और कक्षा 9 के अध्याय 10 के रहस्यों को बहुत ही मजेदार तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटे से रहस्य के साथ शुरुआत करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, दो अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन के बाहर कुछ मरम्मत कर रहे हैं। अगर वे एक दूसरे के धातु के औजारों को टकराते हैं तो क्या उन्हें कोई आवाज सुनाई देगी? अंतरिक्ष में सब कुछ एकदम शांत क्यों होता है, भले ही दो भारी धातु की चीजें आपस में क्यों न टकराएं? ये तस्वीर हमारे इस रहस्य को एकदम सही ढंग से दिखाती है। अंतरिक्ष का ये जो शांत निर्वात है, या जिसे हम वैक्यूम कहते हैं, यही हमें ये समझने में मदद करेगा कि ध्वनि को वास्तव में जिंदा रहने और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो इस स्पेस वाले रहस्य को सुलझाने और इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम देखेंगे कि ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है, ये कैसे संचरण करती है यानी ट्रैवल करती है, एक तरंग की बनावट कैसी होती है, ध्वनि का परावर्तन क्या है, और आखिर में हम अल्ट्रासाउंड के कमाल के उपयोगों को जानेंगे। चलिए पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण शांति से लेकर एक ध्वनि तरंग के पैदा होने तक का सफर देखते हैं। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ध्वनि हमेशा किसी ना किसी गति से पैदा होती है, और वो गति है कंपन यानी वाइब्रेशन। जब कोई चीज तेजी से आगे पीछे होती है तो ध्वनि बनती है। चाहे आप किसी रबर बैंड को खींचकर छोड़ें, किसी बर्तन पर चम्मच मारे, या फिर हमारे बोलने पर हमारी खुद की वोकल कॉर्ड्स का हिलना हो, बिना कंपन के कोई ध्वनि नहीं हो सकती। अब इस स्लाइड को देखिए, ये सच में बहुत दिलचस्प है। ये इंसानी वोकल कॉर्ड्स हैं जो हमारे गले में होती हैं। जब हम बोलते हैं तो ये खिंचती हैं और इनमें कंपन होता है। आप चाहे तो अभी बोलते समय अपने गले को छूकर इस वाइब्रेशन को तुरंत महसूस कर सकते हैं। है ना कमाल की बात? अब जब आवाज बन गई है तो उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक रास्ते की जरूरत होती है। तो चलिए दूसरे भाग पर आते हैं, ध्वनि का संचरण। ध्वनि बिल्कुल एक स्लिंकी खिलौने की तरह चलती है। जब स्रोत कंपन करता है तो वो अपनी ऊर्जा अपने आसपास के कणों को देता है, फिर वो कण अगले कणों को। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कण खुद पूरी दूरी तय करके आपके कानों तक नहीं आते। वे बस अपनी ही जगह पर आगे पीछे हिलकर ऊर्जा को आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल एक डोमिनोज इफेक्ट की तरह। और ये बात अंततः हमारे अंतरिक्ष यात्री वाले रहस्य को सुलझा देती है। बाहरी अंतरिक्ष में लगभग पूरी तरह से वैक्यूम होता है। वहां हवा नहीं है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ध्वनि को आगे ले जाने वाले कोई कण ही मौजूद नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। इसीलिए वहां धातु टकराने की आवाज यात्रा नहीं कर सकती। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और अपने तीसरे भाग पर आते हैं, तरंग की विशेषताएं। हम इन ट्रैवलिंग करने वाली लहरों की बनावट को समझेंगे। यहां दो बहुत ही अहम शब्द हैं जिन्हें समझना जरूरी है, आयाम यानी एम्पलीट्यूड और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। आसान भाषा में कहें तो एम्पलीट्यूड ये बताता है कि लहर कितनी बड़ी है या घनत्व में कितना बदलाव आ रहा है, और फ्रीक्वेंसी, जिसे हम हर्ट्ज में मापते हैं, ये गिनती है कि एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं। हम इंसान इस फ्रीक्वेंसी को पिच या तारत्व के रूप में महसूस करते हैं। इसी वजह से हम एक सीटी की तेज तीखी आवाज, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, और बादलों की गहरी गड़गड़ाहट, जिसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, के बीच आसानी से फर्क कर पाते हैं। बिल्कुल उसी तरह एम्पलीट्यूड का सीधा संबंध आवाज के तेज या धीमे होने से है, जिसे हम लाउडनेस कहते हैं और डेसिबल में मापते हैं। लहर का आकार जितना बड़ा होगा, ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी और आवाज हमें उतनी ही तेज सुनाई देगी। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की ओर। क्या होता है जब ध्वनि एक दीवार से टकराकर वापस आती है? एक सेकंड का ये अंश बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को एक टकराकर वापस आने वाली आवाज को स्पष्ट प्रतिध्वनि यानी एको के रूप में पहचानने के लिए कम से कम 0.1 सेकंड के अंतर की जरूरत होती है। ये हमारे दिमाग की एक तरह से स्पीड लिमिट है। अब क्योंकि हवा में ध्वनि की गति लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड होती है और हमारे दिमाग को 0.1 सेकंड की देरी चाहिए, तो गणित लगाने पर हमें पता चलता है कि एक साफ इको सुनने के लिए आवाज टकराने वाली सतह हमसे कम 17 मीटर दूर होनी चाहिए। उससे कम दूरी हुई तो आवाज बस आपस में मिल जाएगी। और अब हमारे आखिरी और शायद सबसे रोमांचक भाग पर आते हैं, अल्ट्रासाउंड। वो आवाजें जिन्हें हम सुन भी नहीं सकते, लेकिन जिनके पास गजब की शक्तियां हैं।
हम इंसानों के सुनने की क्षमता केवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच ही सीमित है, लेकिन जानवरों की दुनिया और हमारी आधुनिक तकनीक इससे कहीं आगे है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज़ों को हाथी आसानी से महसूस कर सकते हैं और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवाज़ों का इस्तेमाल चमगादड़ रात में रास्ता खोजने के लिए करते हैं। और ये सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं है। हम हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल बहुत सी अद्भुत चीज़ों के लिए करते हैं। मेडिकल इमेजिंग के जरिए शरीर के अंदर देखने से लेकर बिना सर्जरी के गुर्दे की पथरी तोड़ने और यहां तक कि मशीनों और धातुओं के अंदर मौजूद क्रैक्स का पता लगाने तक, ये सच में एक गेम चेंजर तकनीक है। जैसे जैसे हम अपने इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंच रहे हैं, ये सवाल मन में जरूर आता है कि ये अदृश्य कंपन करने वाली लहरें आगे चलकर ब्रह्मांड के और कौन-कौन से राज खोलेंगी। हमारी ये खोज अभी भी जारी है, चाहे वो दूर के भूकंपों की आवाज से समुद्र के तापमान को मापना हो या मिट्टी के अंदर पनप रहे छोटे छोटे रोगाणुओं की आवाजें सुनना हो। ध्वनि विज्ञान की ये अद्भुत यात्रा तो बस अभी शुरू ही हुई है। हमारे साथ जुड़ने और इस विषय को इतनी गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।